साथ में हूं राकेश पांडे। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया। तब से ही आतंकिस्तान बदले की आग में सुलग रहा है। आतंक पर भारत के प्रहार से आतंकी बौखलाए हैं। वो भारत को दहलाने की साजिश रचने में लगे हैं, लेकिन उनकी हर साजिश को सुरक्षा बल नेस्तनाबूद कर रहे हैं। घाटी में सेना लगातार आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रही है, लेकिन आतंकी रक्तबीज की तरफ फिर से खड़े हो जा रहे हैं। और अब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के खौफनाक मंसूबों को खाक करने के लिए नए अभियान शुरू कर दिए हैं। हाल ही में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया था और अब सुरक्षा बलों ने आतंक के टॉप 10 रक्तबीजों की लिस्ट तैयार कर ली है और सेना इनके सफाई में जुट गई है। इस वक्त की जो लगातार बड़ी खबर पिछले 2 दिनों के अंदर है वो ये है कि 10 हिट लिस्ट में आतंकियों के नाम शामिल कर लिए गए हैं। जैश और हिजबुल के खूंखार आतंकियों की लिस्ट तैयार की है सेना ने और अब इनके सफाई की कवायद भी शुरू कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट तैयार की है। आतंकियों की लिस्ट में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप आतंकियों के नाम है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू को हाल ही में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और उसके साथ ही बुरहान वानी का जो पूरा ग्रुप था वो खत्म हो गया था। और अब जो बाकी बचे हिटलिस्ट में आतंकी हैं उनके भी सफाई का काम सेना ने शुरू कर दिया है। जैश हिजबुल के खूंखार आतंकियों की लिस्ट सेना ने तैयार की है और अब इनके सफाई पर जुट गई है सेना। घाटी में सेना चुन चुनकर आतंक के रक्तबीजों का सफाया कर रही है। हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नायकू के खात्मे के बाद आतंकी खौफ में है और सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद है। जो लिस्ट भारतीय सेना ने जारी की है, आपको ग्राफिक्स के जरिए उनकी पूरी जानकारी देते हैं, एक एक आतंकी के बारे में, किसने आखिरकार कब ज्वाइन किया था। आतंक के टॉप 10 रक्तबीज। आतंकी नंबर 1 सैफुल्ला, हिजबुल मुजाहिदीन का नया प्रमुख है, जिसे सबसे टॉप पर रखा है सुरक्षा बलों ने। अक्टूबर 2014 में हिजबुल मुजाहिदीन में यह शामिल हुआ था और अब उसे कमान सौंपी गई है। पुलवामा के मलंगपुरा का रहने वाला है। सैफुल्ला को नायकू ने गाजी हैदर का नाम दिया था, तो यह सबसे टॉप पर है आतंक के टॉप 10 रक्तबीज में। अब आतंकी नंबर 2 की पूरी कुंडली आपके सामने रखते हैं। मोहम्मद अशरफ खान, जिसे अशरफ मौलवी के नाम से भी जानते हैं। 9 सितंबर 2016 को इसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था। 2016 से घाटी में सक्रिय है आतंकी अशरफ मौलवी। इसे दूसरे नंबर पर रखा है सेना ने अपनी हिटलिस्ट में। अब तीसरे नंबर पर है जुनैद अहमद सहराई का नाम। आतंकी नंबर 3 है सेना के हिटलिस्ट में। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है, खूंखार आतंकी है और इसे नंबर 3 पर रखा है सुरक्षा बलों ने अपनी हिटलिस्ट में। चौथे नंबर पर है मोहम्मद अब्बास शेख, जिसका कोड नेम है तुर्बी मौलवी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है, हिजबुल मुजाहिदीन से ये जुड़ा हुआ है। तुराबी मौलवी के नाम से भी ये जाना जाता है, ये इसका कोड नेम भी है इसके संगठन के अंदर। 3 मार्च 2015 से ये सक्रिय है और इसे सुरक्षा बलों ने अपनी हिटलिस्ट में चौथे नंबर पर रखा है। अब अगले आतंकी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। शकूर उसका नाम है, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। लश्कर तैयबा का ये आतंकी है, 2015 से ये घाटी में सक्रिय है, तो इसे सेना ने अपने हिटलिस्ट में 6ठे नंबर पर रखा है। 10 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है सेना ने और एक एक कर अब इनकी सफाई भी शुरू कर दी गई है। 7वें नंबर पर है फैसल, जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी है। जो 10 आतंकियों की हिटलिस्ट सेना ने तैयार की है उसमें 7वें नंबर पर रखा है जैश ए मोहम्मद के आतंकी फैसल को। ये प्लस कैटेगरी का आतंकी है, फैसल भाई के नाम से जाना जाता है। अपने आतंकियों के बीच में 2015 से कई आतंकी हमलों की इसने साजिश रची है और इसलिए सेना ने इसके सफाई का प्लान तैयार किया है। 8वें नंबर पर है शिराज अल लोन, जिसका कोड नेम है मौलवी। हिजबुल मुजाहिदीन का यह आतंकी है और लगातार घाटी में यह सक्रिय रहा है। मौलवी साहब के रूप में जाना जाता है यह आतंकी और इसे सेना ने अपने हिटलिस्ट में 8वें नंबर पर रखा है। 30 सितंबर 2016 को यह आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 9वें नंबर पर है सलीम पारे, जैश ए मोहम्मद से यह जुड़ा हुआ आतंकी है और लगातार सुरक्षा बलों के निशाने पर है ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी सलीम पारे। और अब
इस हिट लिस्ट में 10वें नंबर पर जो है उसकी जानकारी भी हम आपको दे दें। 10वें नंबर पर है ओवैस मलिक, जो कि लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। लश्कर ए तैयबा का ये आतंकी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सिंह, हमारे नेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर, हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़ चुके हैं, और साथ ही जम्मू से हमारे साथ अजय जांड्या जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आशीष का रुख कर लेता हूं। आशीष, रियाज नायकू को खत्म किया गया था, उसके बाद माना यह गया कि बुरहान वानी का पूरा नेटवर्क जो था, जो उसका क्लोज सर्किल था, वो खत्म हो गया, और इसीलिए ऑपरेशन जैकबूट के बाद एक नया ऑपरेशन, ताकि जो बचे खुंखार आतंकी हैं उनका भी खात्मा हो सके। बिल्कुल, ये जो लिस्ट बनाई जाती है ये बेसिकली आर्मी, पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस मिल के एक अपनी कॉमन लिस्ट बनाते हैं, और जनरली इसमें काफ़ी कैटेगराइजेशन भी करते हैं। लेकिन अब एक इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक नई रणनीति आई है। रणनीति में दो हिस्से हैं। पहला कि आतंकवादियों को उनको ज़्यादा रिकग्निशन की ये इसका चीफ है, उसका चीफ है, इस तरह के जो नए ऑर्गेनाइजेशन भी बन रहे हैं, जैसे TRF बना है, बहुत ज़्यादा कुछ खास उसको आर्मी के लिए तवज्जो और उनके पैरामीटर्स में अभी से शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि आर्मी का अब ये मानना है कि ये सब केवल अलग अलग नाम हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं आतंकवादियों की, और उससे अलावा कुछ नहीं। ये सारे आतंकवादी एक ही हैं इंडियन आर्मी के लिए। दूसरी बात, जिस तरह से हमने देखा कि जो शव फैमिलीज को दिए जाते थे एनकाउंटर के बाद में कि अपनी वो अंतिम प्रक्रिया पूरी कर लें, वो अब नहीं दिए जा रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जो मैंने कहा कि जिस तरह से कैटेगराइजेशन किया जाता था, अब उसे भी काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। पहले हमने देखा था कि 2017, 18, 19 में A++ इस तरह से कैटेगराइजेशन होता था, लेकिन अब आर्मी, पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ये केवल और केवल नाम और चेहरे हैं, जिन्हें जब जैसे मौका मिलेगा वहां पर उसी समय खत्म कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि बुरहान वानी के बाद में कोई और आया, फिर उसके बाद में फिर नायकू आया, फिर उसके बाद में फिर एक और गाजी पैदा हो गए। तो आर्मी से जब मैंने ये सवाल पूछा था आज सुबह ही इस बारे में, तो उन्हें केवल एक लाइन कही थी। आर्मी एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है, सर्विंग ऑफिसर है, उन्होंने कहा था कि ऐसे कई गाजी आए और ऐसे कई गाजी चले गए। तो इस तरह से आर्मी का एक नया अप्रोच है पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में, कि ये उनके लिए केवल नाम और चेहरे के अलावा कुछ नहीं है। इनकी कोई भी चाहे पदवी हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो, लेकिन जाहिर सी बात है इनमें से कई जो एक्सपर्टीज के मामले में या फिर ट्रेनिंग के मामले में या फिर एक्सपीरियंस के मामले में कुछ से ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो उन बातों को ज़रूर आर्मी ध्यान रखती है जब एनकाउंटर करने जाएं या फिर इनकी कोई स्पेसिफिक टिप ऑफ मिले, उस समय पे कौन कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कोई अगर समझिए 5-7 साल से घाटी में ऑपरेट कर रहा है। आशीष, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि अजय जांड्याल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और बड़ी बातें इस टॉप 10 लिस्ट को लेकर है। अजय, जिस तरीके से बुरहान वानी का नेटवर्क खत्म हुआ था, उसके सारे आतंकियों को ऑपरेशन जैकबूट के तहत मारा गया। बहुत जरूरत है कि पूरी तरीके से घाटी से आतंकियों का सफाया हो, इसीलिए टारगेट सेट किया जा रहा है, और टारगेट सेट करने के बाद उन आतंकियों को ढूंढकर जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं, जिसका जिक्र आशीष कर रहे थे, वैसे वैसे उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार। आपको बता दूं, ये जैसे आशीष सिंह भी बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो कैटेगरीज इनको दी जाती थी अब वो खत्म हो गई। मगर आपको बता दूं कि ये जो नाम है, लिस्ट है 10 लोगों की, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये वो हैं जो लीड करने की कोशिश करते हैं घाटी में आतंकियों के नेटवर्क को, जिसमें नई रिक्रूटमेंट होती है, किस किस को कहां पर अटैक किया जाना है, किस तरीके से घूमना है घाटी में, कहां से फंडिंग, सारी चीजें जो है कलेक्ट की जाती है। ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं अंजाम देने के लिए इनको लीडर बनाया जाता है आतंकियों की तरफ से। हालांकि सुरक्षा बलों के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हर एक बंदूक से एक निकली हुई गोली जो है किसी भी एक आतंकी, चाहे वो कमांडर है चाहे वो नया रिक्रूट है, उसके लिए काफी होती है। और सुरक्षा बल एक आतंकी को सिर्फ इसी चीज से जानते हैं कि इसको गोली का एक गोली एक निशाना, ये बड़ी साफ बात है। ये जरूर इस चीज को लेकर 10 नाम जो बनाए गए हैं, इनमें बड़ी साफ बात है कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं घाटी में, जिनको ये आतंक के कमांडर जो पाकिस्तान में बैठे रहते हैं, वो जिम्मेदारी देते हैं कि आपने नई रिक्रूटमेंट करनी है। क्योंकि जब से आप देखें तो दफा 370 खत्म हुआ, उसके बाद घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन, सरकार के द्वारा युवाओं के लिए कई चलाए गए प्रोग्राम, उसके बाद कहीं ना कहीं घाटी का युवा जो पहले इतना पढ़ा लिखा पढ़ नहीं पाता था या कई क्राइसिस से जूझता था, उन्हें कई आयाम मिल चुके हैं, कई चांसेस मिलते हैं, चाहे वो नौकरियां हैं चाहे वो पढ़ाई के हैं। तो इसीलिए वो घाटी में आतंकियों को और पाकिस्तान को जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं मिल रही घाटी में। इसी वजह से इन चेहरों को बनाया जाता है, ऊपर लाया जाता है, ताकि ये लोग कुछ कर सकें,
अपने इलाके से कुछ रिक्रूट्स ला सकें। हालांकि उसमें आपको बता दूं कि अगर आप पिछले कुछ सालों का ग्राफ देखें तो बहुत डाउन है, और ये जो चुनिंदा नाम, जो 10 नाम अब सामने आ रहे हैं, जल्द ही इनका भी सफाया हो जाएगा। अजय, आपने ये बड़ी बात बताई है, इस पर मैं आगे आपसे चर्चा करता हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आशीष का रुख कर लेता हूं। आशीष, अगर जो 10 आतंकियों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, इनमें दो बातों पर मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। एक तो ये कि सैफुल्ला, जो कि रियाज नायकू के न्यूट्रलाइज होने के बाद उसे उसकी कमान सौंपी गई है, वो सबसे टॉप पर रखा गया है। दूसरा जो नाम है वो है जुनैद का, जो कि मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा है, जो तहरीके हुर्रियत के चेयरमैन बने थे गिलानी के बाद। हालांकि जुनैद तब लापता हो गया था 2018 में जुमे की नमाज के बाद, जिसके बाद पूरे कश्मीर में सनसनी मच गई थी और उसके बाद यह खबर आई थी कि यह जुनैद जाकर आतंकी संगठन से जुड़ गया है। जी बिल्कुल, और इसीलिए मैं जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर ये टॉप 10 वाली लिस्ट में ऊपर किसी को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से रखा जाता है, तो वो प्राइमरीली इसलिए कि किसके पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है और किसको कितनी ज्यादा ये इस तरह की आतंकवादी घटनाओं की या फिर जो बैकिंग हो, सपोर्ट हो, ट्रेनिंग हो, वो कितनी ज्यादा है। और इसीलिए आप ध्यान देंगे कि ये जो दो नाम हैं, एक गाजी और जो हुर्रियत के फॉर्मर जो चेयरमैन थे, उनके बेटे को, ये काफी समय हो गया है और इतने समय तक जनरली आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के चुंगल से कोई भी आतंकवादी घाटी में टिक नहीं पाता, रह नहीं पाता। लेकिन अगर 3-4 साल कोई ऑपरेट कर रहा है तो इसलिए वो आर्मी के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ज्यादा घातक है, क्योंकि वो ज्यादा चकमा देकर भागने में या फिर उसे सपोर्ट, ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मदद मिल रही है पाकिस्तान से, और कश्मीर के अंदर ही कुछ जैसे हुर्रियत जैसे एलिमेंट्स हैं उनसे सपोर्ट मिल रही है। इसलिए कि ये लिस्ट बनाई जाती है कि चाहे कि जो आर्म फोर्सेस पर्सनल हो, पैरामिलिट्री हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन्हें इस बात का ध्यान रहे कि इसकी समय ये कोई स्पेसिफिक आतंकवादी है, उसके साथ जब आप एनकाउंटर करने जा रहे हैं या फिर उसके बारे में कोई खबर मिली है, तो आपको थोड़ा ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि अजय बता रहे थे कि गोली तो गोली होती है, चाहे वो न्यू रिक्रूट से निकले या फिर एक कमांडर से निकले किसी आतंकवादी संगठन के, तो उसमें आपको इक्वल सतर्क तो रहना ही पड़ता है। लेकिन जब आप बात करें ऐसे शख्स की जो 4-5 सालों से, 7-8 सालों से अगर घाटी में सक्सेस ले रहा है और वो छुप रहा है, तो उसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है आशीष, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। दिनेश जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, बुरहान वानी के नेटवर्क का खत्म हुआ रियाज नायकू के साथ, अब एक नई लिस्ट तैयार हो गई है। पूरा मैकेनिज्म क्या है जिसके तहत सेना इन आतंकियों की एक लिस्ट तैयार करती है, फिर इसके बाद उन्हें चुन चुनकर, खोज कर जैसे जैसे मिलते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है? देखिए, 2016-17 के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट चला और उससे पहले ऑपरेशन जैकबूट, जैसे आपको पता है कि एनएचए ने चलाया था, अजीत डोभाल जी ने, जिसमें उन्होंने अपने जो खुद के पुराने टाइम के जब वो स्पाई का काम करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अपने कल्टीवेट किए हुए उनके सोर्सेज थे, जिसके माध्यम से इन सब सोर्सेज को ट्रेस किया जा रहा था। और एक एक करके ये जो पोस्टल बॉय बने हिजबुल मुजाहिदीन के लोग, बुरहान वानी हुआ या फिर आपका जितने भी अभी रियाज नायकू हुआ, बीच में मूसा तो छोड़ के भाग गया था इन लोगों को, और बाकी जो 2-4 बचे हुए हैं A++ कैटेगरी के, जिसको कहा जाता है कि थोड़े बहुत लोकल टेररिस्ट के अंदर ठीक ठाक पोजीशन रखते हैं, उसमें से एक वो डॉक्टर है, सैफ के नाम से मशहूर है, सैफुल है, वैसे डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग असिस्टेंट है, और उसने 2014 में ज्वाइन किया था, तो इनिशियल ग्रुप का है, इसलिए नंबर 1 पे लिस्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना और जो नेटवर्क है वो बन जाता है। आदमी तो कहीं और लोगों को मोटिवेट ना करे, कहीं और लोगों को, यूथ को जो है ना बरगलाए ना। उसके बाद जो आपने जुनैद नाम लिया या गाजी है, ये 2-2, 3-3 साल के टेररिस्ट हैं। इनका आई डोंट थिंक कि इनका जो है वहां पे लोकल लेवल पे इतना इन्फ्लुएंस है। लिहाजा अभी ऑपरेशन ऑल आउट के अंतर्गत अब एक लिस्ट बना दी गई है, और पाकिस्तान वैसे भी अब नए युवाओं को हमारे इनरोल करने में बड़ा परेशानी आ रही है उसको। अब 3 तरीके से पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। पहला तो ये कि ये मौसम ऐसा है मार्च और अप्रैल का कि इसके अंदर ही सबसे ज्यादा रास्ते खुले होते हैं, झाड़ियां आ जाती हैं, ग्रीनरी होती है, कैमोफ्लेज मिल जाता है, तो आसानी से अंदर डाल सकते हैं लोगों को। लेकिन अब हो नहीं पा रहा, नए लोग लोकल में से आ नहीं रहे। अब जो FATF का डंडा चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जैश ए मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते, लश्कर तैयबा का नहीं ले सकते, तो लिहाजा वो नई नई तंजीमों के नाम ले दिए हैं। कहीं बोलते हैं गजनवी फोर्स, कहीं बोल रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूं। आशीष और अजय, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।
हवा में भारत की मारक क्षमता को बढ़ाने वाले राफेल लड़ाकू विमान इस साल जुलाई के अंत तक फ्रांस से भारत पहुंचने शुरू हो जाएंगे। ये विमान पहले मई के अंत तक भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इससे 2 महीने के लिए इनका आना स्थगित कर दिया गया। ये एयरक्राफ्ट पंजाब के अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे, जहां उन्हें तैनात किया जाएगा। ये लड़ाकू विमान आरबी सीरीज के होंगे। पहला विमान 17 गोल्डन एरोज के कमांडिंग ऑफिसर फ्रांस के पायलट के साथ उड़ाएंगे। यह विमान हवाई हमले की क्षमता के मामले में भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों पर बढ़त दे देगा। यानी राफेल का इंतजार है, और यह इंतजार अगर कोरोना नाम की महामारी नहीं आती तो यह इंतजार मई में समाप्त हो जाता। आपको पिछले साल की तस्वीरें याद होंगी, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हुए थे फ्रांस। वहां पर उन्होंने पूजा भी की थी, शस्त्र पूजा की थी, और उसके बाद तस्वीर भी साफ हो गई थी कि मई तक 2020 में राफेल आना शुरू हो जाएंगे। आखिरकार राफेल की मौजूदगी से दुश्मन घबराता क्यों है, दुश्मन थर्राता क्यों है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। अब तक पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमानों की जरूरत होती थी, क्योंकि F-16 में हथियारों का जो पैकेज है वो सुखोई के मुकाबले बेहतर है। लेकिन राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट बच्चा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही भारत ने राफेल विमानों की डील की। अब एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए 2 या 3 F-16 विमानों की जरूरत होगी। राफेल हाई टाउन का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। अब देखिए आर पार की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, पाकिस्तान के F-16 का या भारत के राफेल का। दोनों ही विमान अधिकतम 50,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में एक चीज जो आमने सामने की लड़ाई में राफेल को F-16 से बेहतर बनाती है वो है रेट ऑफ क्लाइंब, यानी किस गति से विमान ऊंचाई पर पहुंच सकता है। राफेल 1 मिनट में 18,288 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और इसके उलट F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब है सिर्फ 15,240 मीटर प्रति मिनट। डॉग फाइट में फायदा उसे होता है जो दुश्मन को जल्दी से जल्दी और पहले निशाना बनाए। इसके लिए किसी भी फाइटर जेट को पहले ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचना होता है। ज्यादा क्लाइंब रेट मतलब ऊंचाई तक तेजी से जाने की ताकत। पाकिस्तान का F-16 जब तक ऊंचाई पकड़ना शुरू करेगा, राफेल अटैक कर भी चुका होगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आप समझ गए होंगे कि भारतीय वायुसेना में राफेल की मौजूदगी का मतलब क्या होगा, किस तरीके से दुश्मन थराएंगे। चलिए अपने मेहमानों का रुख करते हैं, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर वीएन झा भी जुड़ चुके हैं, जो कि ex-IAF ग्रुप कैप्टन है। वीएन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये कि जुलाई में अब इंतजार खत्म होगा, कोरोना नहीं होता तो मई में ये इंतजार खत्म हो जाता। राफेल भारतीय वायुसेना में कितने ताकतवर हम इसके बाद? जो आपने कंपैरेटिव फिगर दिया था वो तो सच है ही। इसके अलावे राफेल की जो एवियोनिक्स है वो ऑलमोस्ट 5th जनरेशन है। मतलब उस एवियोनिक्स में, उस इलेक्ट्रॉनिकी में इतनी ताकत है कि वो बिना कॉम्बैट के, बिना डॉग फाइट के ही जो दुश्मन एयरक्राफ्ट है उसको एंगेज करके उसको शूट कर सकती है। आजकल जैसा आप लोगों को कॉन्सेप्ट है कि वो इसका रेट ऑफ क्लाइंब इतना है और इसका इतना है, ये डॉग फाइट आजकल बहुत कम होता है। विरले ही चांसेस होते हैं जब ये डॉग फाइट होता है सीधा सीधा आमना सामना। आजकल ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट है उसकी एवियोनिक्स इतनी शक्तिशाली होती है कि जैसे दुश्मन एयरक्राफ्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे बढ़ा उसको उसी टाइम में एंगेज किया जाता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारे आर्मामेंट्स हैं जो कि फायर किया जाता है और वो अचूक होते हैं।
तो ये तो एक चीज हुआ। दूसरी चीज के ये जो रफाल है ये आधुनिक एयरक्राफ्ट है, अभी की एयरक्राफ्ट है। इसमें मैं बीएन जी माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप राफेल की खासियत पर और ज्यादा जानकारी दें। आपने जो अभी तक बात कही, अगर उसका सीधा सा मतलब मैं ये समझूं, जिस डॉग फाइट का आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर राफेल हमारे पास पहले होता, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह भी कर चुके हैं, तो जो डॉग फाइट की तस्वीरें उस समय देखने को मिली थी वो शायद उस तरीके की तस्वीरें ना देखने को मिलती, और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई थी हम यहीं से टारगेट कर सकते थे। जी, जब आपने सुना था कि श्रीनगर के ऊपर में हमने F-16 को शूट आउट किया था इससे MiG-21 से, MiG-21 बिग से, तो उसकी नौबत नहीं आती। वो जो था वो डॉग फाइट था, उसको जो मिग एयरक्राफ्ट था उसको जो F-16 को अपने कोन ऑफ टारगेट में लेना पड़ा, उसके बाद शूट करना पड़ा। रफाल में वो चीज नहीं है। रफाल के एवियोनिक्स पे जैसे वो एयरक्राफ्ट आया, आप उसको लॉग ऑन कीजिए, उसको आप उसको टैग कीजिए और लॉक कीजिए, शूट कर दीजिए। वो कहते हैं कि शूट एंड ऑफ द साइड। आप एक बार शूट कर दीजिए, बटन दबाइए, उसके बाद आप भूल जाइए उसको। वो जो शस्त्र यहाँ से निकलेगा, अस्त्र जो यहाँ से निकलेगा, वो अचूक है। और जहां तक रफाल के आप डिलीवरी की बात कर रहे थे, तो मैं सोचता हूं कि रफाल तो आ ही रहा है। इसके लगभग आधे स्क्वाड्रन जो हैं वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को वहां पे फ्रांस में ही दी जा चुकी है। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की जो पायलट की टीम है, टेक्नीशियंस की टीम है, टेक्निकल टीम है, ये सारे वहां पे हैं। ये सारे डे टू डे बेसिस पे। ठीक है बीएन जी, थोड़ा सा वक्त की कमी है, मैं एक सवाल कर्नल दिनेश नंद से भी ले लूं। राफेल आ जाएंगे दिनेश जी, उसके बाद हम इतने ताकतवर हो जाएंगे। MiG-21 से अभिनंदन ने क्या कमाल किया था, वो तस्वीर हमने देखी थी। अब तो राफेल होगा। देखो राकेश, मैं थोड़ी सी बात आगे लेके जाऊंगा जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो डॉग फाइट की सिचुएशन आज की तारीख में शायद कम ही आए। ये तो हमारे MiG-21 जब पीर पंजाल के पीछे से उड़ते हुए और उनको दिशा मिली थी पाकिस्तान को जाने की, तो अचानक से पाकिस्तानी जहाजों को पता ही नहीं चला था कि जहाज कब अचानक इनके पास आ गए, और इस कारण ये डॉग फाइट हुआ। जहां तक सवाल है राफेल के आने के बाद, देखिए F-16 के पास जो मिसाइल है वो है एमरैम। उसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जो पायलट ना भी देख पाए लेकिन उसकी रेंज फिर भी रडार से अपना टारगेट फिक्स कर सकता है, वो है 90 किलोमीटर। और जो अपने पास में स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल आ रही है अपने जहाज राफेल के साथ, तो मीटियोर का जो रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज वो 150 किलोमीटर है। यानी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर पे उड़ते हुए ये शेर जो है ना, ये 150 किलोमीटर अंदर अगर किसी पाकिस्तान के जहाज ने फड़फड़ाने की कोशिश की तो यहां से उठा के मारेगा। यह है इसका असली मतलब, ये हमारा एज होगा इसके ऊपर। ठीक है कर्नल दिनेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वीएन झा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष और अजय, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, पीओके में चोरी छिपे पाकिस्तान एयरबेस बनाने में लगा हुआ है। पीओके में स्कार्दू में ये एयरबेस बना रहा है पाकिस्तान। सैटेलाइट इमेज के जरिए ये खुलासा हुआ है। स्कार्दू से 5 मिनट में ही भारत आ सकते हैं पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट। तो ये स्थिति कितनी मुश्किल हो सकती है। सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में पाकिस्तान लगातार लगा हुआ है, और इसीलिए श्रीनगर और लेह से 200 किलोमीटर की दूरी है स्कार्दू की, जहां पर यह एयरबेस पाकिस्तान की ओर से बन जा रहा है। युद्धक तैयारियों को मजबूत करने में लगा है पाकिस्तान, और इसी के तहत स्कार्दू में एक नया एयरबेस वो बनाने में लगा है। और इस एयरबेस का इस्तेमाल जाहिर सी बात है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के खिलाफ कर सकती है। पाकिस्तान की हर एक चाल पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की लगातार कड़ी नजर है, और इसी के तहत जो सैटेलाइट इमेजेस ली गई थी, उस इमेजेस के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ पाकिस्तान की साजिश।